तो आज के इस वीडियो पे देखिए आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 12th बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। तो यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें पहले जो है आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आपको मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बायोलॉजी में आपकी पूरी बुक से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर कितने ऑब्जेक्टिव करेंगे बोलेंगे, यहाँ पर आज हम करने वाले भैया 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और अगर आप लोग ये 50 ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरी बुक से मैंने क्वेश्चन लिए हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद आपको मैं यहां पर बताऊंगा बायोलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है, ठीक है ना, अंतर वाले जो क्वेश्चन होते हैं जैसे डीएनए आरएनए में अंतर, ऐसे क्वेश्चन। फिर इसके बाद आपकी महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट डायग्राम। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और आप सभी काफी ज्यादा कमेंट भी कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अब आपसे इस प्रकार की वीडियो मिस ना हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट यहां पर आपको मैं कराने वाला हूं। तो देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, बताइए। मुकुलन विधि जानते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपका मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वह इनमें से किसमें होता है। आपके सामने है पेनिसिलियम, ठीक है ना, पेनिसिलियम। इसके बाद है पैरामीशियम, नेक्स्ट ईस्ट, फिर है आपका सभी में मतलब यहां पर जो आपका तीनों विकल्प है, ठीक है। तो आपको बताना है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो आपको सही कर देना है इसमें ऑप्शन नंबर 3 कर लीजिए इसमें, ठीक है, ईस्ट में आपका मुकुलन द्वारा जनन होता है। तो यहां पर ये आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देख सकते हैं कहा गया है कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा, इसका परिभाषा भी मैंने बताया है, ठीक है ना। तो बिना निषेचन के जब फल का निर्माण होता है उसको बोलते हैं अनिषेक जनन। क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन। तो यहां पर आपके सामने देख सकते हैं 3rd ऑप्शन है अनिषेक जनन, ये आपका तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यार यहां पर जितने भी 50 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, टोटल देखिए 50 ऑब्जेक्टिव काफी होते हैं आपके बायोलॉजी में। टोटल यहां पर कितने चैप्टर होंगे, तो आप अगर यहां पर देखें तो 12 से 13 चैप्टर हैं आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनमें से 50 क्वेश्चन काफी ज्यादा है आपके लिए, तो इनको आप लोग जरूर कर लीजिएगा जितने बता रहा हूं। नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं उभयलिंगी प्राणी है, तो इसको तो आप बता देंगे यहाँ पर केचुआ होता है, ठीक है ना, उभयलिंगी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है केचुआ, ठीक है ना। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, या फर्स्ट व सेकंड दोनों में, यानी कि कायिक कोशिका में भी और जनन कोशिका में भी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कायिक कोशिका, ठीक है ना। तो कर लीजिए फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है, कायिक कोशिका में, पहला ऑप्शन। अगला देखिए नंबर 5 क्वेश्चन है समयुग्मकी पाई जाती है, ठीक है, शैवाल में, आवृत्ति बीजी में, अनावृत्ति बीजी में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको कर लेना है इसमें राइट आंसर शैवाल, ठीक है ना, शैवाल में समयुग्मकी पाई जाती है, ठीक है। तो यहां पर आपका कौन सा विकल्प, पहला फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समयुग्मकी जो है किस में पाया जाता है, तो ये शैवाल में, ठीक है ना। शैवाल जानते हैं आप क्या होता है, जैसे पानी कहीं पर जो है भरा रहता है उसमें, जिसे आप लोग काई बोलते हैं, ठीक है ना, तो वही आपका होता है यहाँ पर शैवाल। अगला चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन किस में पाया जाता है, आवृत्ति बीजी में, अनावृत्ति बीजी में, या टेरिडोफाइट्स में, या ब्रायोफाइट्स में। तो देखिए जो द्विनिषेचन होता है वो किस में पाया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आवृत्ति बीजी, ठीक है, आवृत्ति बीजी। इन विकल्पों के अनुसार यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आवृत्ति बीजी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो पहला विकल्प कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। देखिए स्तनधारियों में निषेचन कहाँ पर होता है, अंडाशय में, या वसीय भाग में, गर्भाशय में, फैलोपियन नली में। तो देखिए जो स्तनधारी जंतु हैं, ठीक है ना, कौन से जंतु, स्तनधारी जंतु जो होते हैं उनमें निषेचन कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फैलोपियन नली, ठीक है ना, फैलोपियन नली। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, 4th नंबर कर लीजिए, बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, युग्मक बनने की क्रिया को कहते हैं अंड जनन, युग्मक जनन, कायिक विभाजन, या कोई नहीं। तो आपको बिल्कुल कर लेना है, यहाँ पर जो युग्मक बनने की प्रक्रिया होती है वो युग्मक जनन कहलाती है, ठीक है, युग्मक बनने की प्रक्रिया कहलाएगी युग्मक जनन। तो यहाँ पर आपका सही होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। देखिए जो हवा के द्वारा जो फूल जो होते हैं वो परागित होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है।
कीट परागित, वायु परागित या हवा परागित या कोई नहीं। देखिए इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं करना है, हवा परागित और वायु परागित दो ऑप्शन है, तो इसमें आपको सही कौन सा करना है, तो कर देना है आपको सेकंड वायु परागित, ठीक है ना, वायु परागित बोलेंगे उनको, ठीक है। तो यहां पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है, बताइए एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है, बीज को, फल को, एंडोस्पर्म को या भ्रूण को। यहाँ पर आप भ्रूण कर लीजिए, ठीक है ना। तो एंडोस्पर्म द्वारा जो यहाँ पर पोषण जो दिया जाता है वो दिया जाता है भ्रूण को, ठीक है। यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुन्मलीय पुष्प निश्चित रूप से होते हैं स्वपरागित, परपरागित या फर्स्ट व सेकंड दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो अनुन्मलीय पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं स्वपरागित। क्या होते हैं, स्वपरागित। तो यहां पर आपके सामने देख सकते हैं पहला ऑप्शन है, ठीक है, स्वपरागित, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यार आपके लिए कितनी मेहनत करके, मतलब एक एक क्वेश्चन को समझ रहे हैं ना, इनको जैसे मैं लिखता हूं तो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत इनमें जो है लगती है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इतना मदद तो आप करेंगे, कम से कम आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया तो यार सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट आप दिखाइए, ठीक है ना, क्योंकि मेरा भी उससे मोटिवेशन बढ़ेगा। आपके लिए इतनी मैं मेहनत करता हूं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, निम्न में से कीटभक्षी पौधा है, बताइए कीटभक्षी पौधा कौन सा है। तो निम्न में से यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, जैसे कि आपका एक विकल्प हो सकता है। फिर इसके बाद है ड्रोसेरा, नेक्स्ट यहाँ पर नेफ्थीस, नेक्स्ट यहाँ पर है फर्स्ट व सेकंड व थर्ड दोनों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप इसमें कर लीजिए। देखिए ड्रोसेरा भी आपका इसमें हो जाता है और नेफ्थीस भी होता है। तो इसके लिए आप दोनों को यानी कि इसमें लगा देंगे तीसरे नंबर पे, सेकंड व थर्ड दोनों, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपके सामने है कि निम्न में से किसमें जल परागण होता है, बताइए जलकुंभी में, कमल में, हाइड्रिला में या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हाइड्रिला में आपको पता है कि जल परागण होता है, ठीक है। किसमें होता है, हाइड्रिला, क्योंकि ये जलीय पौधा होता है, ठीक है ना, हाइड्रिला। अगला क्वेश्चन, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो केंद्रक, रसधानी या माइट्रोकांड्रिया या सेंट्रियोल। तो यहाँ पर जो स्तनधारी होते हैं उनके शुक्राणु के मध्य में पाया जाता है माइट्रोकांड्रिया। क्या पाया जाता है, माइट्रोकांड्रिया, जिससे कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपका थर्ड विकल्प सही है, तीसरा नंबर, ठीक है ना, कर लीजिए, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, एक्रोसोम निम्नांकित में से किसका भाग है, बताइए एक्रोसोम किसका भाग है, गाल्जी काय का, मानव शुक्राणु के शीर्ष का, मानव शुक्राणु का मध्य का या कोई नहीं। तो यहां पर जो एक्रोसोम होता है वो मानव शुक्राणु के शीर्ष का भाग होता है, ठीक है ना, मानव शुक्राणु का शीर्ष होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सेकंड विकल्प, मानव शुक्राणु का शीर्ष होता है एक्रोसोम। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है। तो यहां पर आपके सामने टीबिएक्टोमी, वैसेक्टोमी दोनों देखिए यहां पर क्या होती हैं, ये जन्म दर नियंत्रण की विधियां हैं, शल्य विधियां हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर आपका हो जाएगा फर्स्ट व सेकंड दोनों, अर्थात आपका तीसरा ऑप्शन, ठीक है, तीसरा विकल्प इसमें हमारा सही है। ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी ये दोनों जो है इस स्त्री और पुरुषों से संबंधित है, ठीक है ना। तो इनको कर लीजिएगा, जन्म दर नियंत्रण की ये शल्य विधियां हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, अंडाशय में, वृषण में, यकृत में, अमाशय में। तो यहाँ पर जो नर हार्मोन किसकी बात करी गई है, नर हार्मोन की, ठीक है ना। तो वृषण यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड विकल्प कर लीजिए आप लोग इसमें, इस प्रकार से दूसरा हमारा सही है इसमें। चलिए तो यहाँ पर आपके 17 क्वेश्चन हो गए ना। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सरटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, सरटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं कहां पर, वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, यकृत में। तो आप क्या करेंगे, सरटोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं, तो इसके लिए आप कर देंगे यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट को सही। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है ना, वृषण में पाई जाती हैं सरटोली कोशिकाएं। अगला देखिए यहां पर आपके सामने है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। तो आपके सामने यहां पर 4 ऑप्शन है, अंडाणु, शुक्राणु, वीर्य या युग्मक। तो अब इसमें देखिए जो नर युग्म और मादा युग्म होता है, दोनों का जो संयोजन मतलब मेल होता है उससे बनता है युग्मज। क्या बनता है, युग्मज। तो यहां पर आपको कर देना है चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट। अगला देखिए एक्रोसोम भाग है किसका, डीएनए का, आरएनए का, शुक्राणु का या कोई नहीं इनमें से। तो आपको पता है
यहाँ पर आपका हो जाएगा इसमें से कौन सा विकल्प सही, तो चौथा नंबर आपका इसमें सही है, ठीक है ना। तो आप इसमें यहाँ पर एक्रोसोम मैंने आपको बताया था शीर्ष भाग होता है शुक्राणु का, तो इसके लिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही नहीं होगा, तो इसमें आप शुक्राणु करिए, ठीक है ना। शुक्राणु, एक्रोसोम जो है भाग होता है शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है, तो अब यहाँ पर इसके लिए शुक्राणु का ही भाग है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है बताइए। टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, सिफिलिस। तो अब यहाँ पर यौन संचारित रोग देखिए आपको पता है, एक होता है एड्स, ठीक है ना, एड्स आप लोग जानते होंगे AIDS, और एक होता है सिफिलिस, ठीक है ना, सिफिलिस या उपदंश जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा विकल्प, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 सिफिलिस यहाँ पर क्या है, यौन संचारित रोग है, तो इसमें कर लीजिए आप लोग ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, निम्न में से क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है बताइए। इनमें से कौन सा रोग विषाणु जनित है, फ्लू हो गया, पोलियो हो गया, एड्स हो गया, या ये सभी। तो आपको पता है जो फ्लू होता है ये भी विषाणु से होता है, पोलियो रोग होता है ये भी विषाणु रोग है, और एड्स तो होता ही है। तो यहाँ पर आपका देखिए वायरस से होने वाले ये सभी रोग हैं, मतलब आपका यहाँ पर ये सभी, ठीक है ना, चौथा ऑप्शन इसमें कर लीजिए आप लोग, ये सभी। अगला देखिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी जो है ये परिवार नियोजन की जब विधियां आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, जो कि परिवार नियोजन आपके बायोलॉजी में आता है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। तो कॉपर टी जो है वो क्या रोकता है, निषेचन को, अंडोत्सर्ग को, वीर्यपतन या आरोपण। तो यहां पर आप लोग कर लीजिए ये अंडोत्सर्ग रोकता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका हो जाएगा सेकंड, ठीक है ना, दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट है। चलिए इसके बाद यहां पर आते हैं, आपका 24 नंबर देख सकते हैं क्वेश्चन, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। देखिए आपको यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आता है क्वेश्चन, काफी बार आया है। आय में कमी हो जाती है, ये भी सही है। खनिज पदार्थ की कमी होती है, ये भी सही बात है, ठीक है ना, खनिज पदार्थ की कमी हो जाएगी। जमीन की कमी होती है, ये भी सही है, तो अर्थात ये सभी है ना, तो यहां पर ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहां पर आपके सामने है, इनमें से कौन यौन संबंध गुण है, वर्णांतता, रतौंधी, पूर्ण अंतता या कोई नहीं। देखिए इनमें से कौन कह रहा है यौन संबंधी गुण है, तो यहां पर आपका हो जाएगा वर्णांतता। वर्णांतता जानते हैं क्या होता है, ये एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसमें किसी व्यक्ति को अगर हो जाती है तो उसको रंगों में जो भेद होता है वो उसमें नहीं कर पाता, मतलब आप समझ सकते हैं। तो ये होती है वर्णांतता, और ये यौन संबंधी गुण है एक प्रकार का, ठीक है ना। अगला देखिए, हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है, वंशानुगत या अप्रभावी लक्षण या एक्स गुणसूत्र संलग्न या ये सभी। तो आपको पता है कि जो हीमोफीलिया होती है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, तो ये क्या है, वंशागत रोग भी हो सकता है, अप्रभावी लक्षण या एक्स गुणसूत्र संलग्न भी है। तो मतलब ये सभी आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 चौथा विकल्प इसमें आप कर लीजिए, ठीक ना, चौथा ऑप्शन। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिए है कि मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं। जो मेंडल ने जो है अनुवांशिक मतलब जो हमने 3 नियम पढ़े थे, उसमें एक तो हमारा प्रभाविता का नियम था, एक था स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, एक था पृथक्करण का नियम। अब तीनों मैंने पढ़ाए थे आपको, और इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे उसमें जो विपरीत लक्षण की जोड़ी, यहाँ पर एक मैंने बताया था ना कि जैसे आपका एक हो गया लाल पौधा हो गया, एक हो गया सफेद पौधा, तो एक दूसरे के विपरीत रहते हैं, ठीक है ना, कैपिटल टी या स्मॉल टी ऐसे करके, तो वो आपके विपरीत जोड़ी लक्षणों को बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन। तो कह रहा है कि विपरीत लक्षणों की जो जोड़ी होती है उसको क्या कहा जाता है, जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, एलील क्या बोलते थे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एलील, कौन सा, एलील जो है यहाँ पर आपका करेक्ट है, इसमें आप कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, संबद्धता की खोज किसने की। तो मेंडल ने या स्टेनली एवं मिलर ने या पन्ने ने या इनमें से कोई नहीं। तो संबद्धता की खोज यहां पर आप कर लीजिए पन्ने ने, ठीक ना, पन्ने नामक ये वैज्ञानिक है, तो इन्होंने की थी संबद्धता की खोज। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर आपके सामने है 29 नंबर। इसमें कहा गया कि अनुवांशिक शब्द किसने प्रस्तावित किया है बताइए। मेंडल ने, मार्गन ने, वेटसन ने या जोहानसन ने। तो देखिए अनुवांशिक जो एक ये शब्द है, ठीक है ना, अनुवांशिकी जो शब्द है इसको किसने प्रस्तावित किया है, तो आप कर लीजिएगा यहाँ पर अनुवांशिकी बेटसन ने, ठीक है ना, बेटसन। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 3rd, ठीक है, तीसरा विकल्प आपका सही है इसमें। अगला देखिए यहाँ पर आपका आता है 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है। इनमें से
कौन है जो जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण देता है? जीवाश्म, अवशेषी अंग, भ्रूण, आकारिकी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म, ठीक है ना, जीवाश्म कर लीजिए आप लोग यहाँ पर पहला विकल्प, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत दिया था? हीके ने, डार्विन ने, डिब्रीज ने या लामा ने? ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? लामा कर लीजिए आप लोग इसमें चौथा विकल्प, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? ठीक है, डायनासोर का नाम आपने जरूर सुना होगा और ऐसा माना जाता है कि ये करोड़ों साल पहले मतलब पाए जाते थे पृथ्वी में, लेकिन अब क्या है, इनकी जो प्रजाति है वो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, ठीक है ना, मतलब गायब हो चुकी है पृथ्वी से। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो डायनासोर है वह किस दौरान उपस्थित थे? पोलियोजाइक या आपका यहाँ पर है प्री कैम्ब्रियन या सीनोजोइक या मीसोजोइक? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है मीसोजोइक, ठीक है ना, मीसोजोइक आपको कर लेना है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, एडेनिन की जगह साइटोसिन आने को कहते हैं। देखिए आपने डीएनए आरएनए जरूर पढ़ा होगा और इसमें पाए जाने वाले ये क्षारक होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है कि अगर एडेनिन की जगह, किसकी जगह? एडेनिन की जगह साइटोसिन, ठीक है ना, ये सब क्षार होते हैं ना, नाइट्रोजनी बेस हो गया, जैसे यूरेसिल हो गया, ऐसे। तो अब आपको बताना है जो एडेनिन की जगह पर अगर साइटोसिन आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं या ट्रांजिशन कहते हैं या ट्रांसवर्सन कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 ट्रांसवर्सन, ठीक है, ट्रांसवर्सन आप इसमें कर लीजिए, आपका बिल्कुल सही है यहां पर ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, आरएनए के किस रूप में क्लोवर लीफ के समान संरचना होता है? टीआरएनए, टीआरएनए का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? इसको बोलते हैं ट्रांसफर, टी से मतलब ट्रांसफर आरएनए, ठीक है ना, स्थानांतरण आरएनए। इसके बाद है आरआरएनए, इसके बाद यहाँ पर है एचएनआरएनए और यहाँ पर 4 नंबर है एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए जो होता है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सही हो जाएगा विकल्प आपका। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर, ठीक है ना, ट्रांसफर आरएनए, इसको कर लीजिएगा। अगला देखिए 34 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे यहाँ से। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तितली एवं पक्षी के पंख हैं अवशेषी अंग, समवृत्ति अंग, समजात अंग या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए तितली और जो पक्षी के जो पंख होते हैं, पंख आप जानते हैं ये तो बहुत ईजी है, तो इसमें आपका वो कौन से अंग होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका समवृत्ति अंग। कौन से अंग होते हैं? समवृत्ति अंग, तितली और या पक्षी, ठीक है ना, दोनों उड़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा समवृत्ति अंग, ठीक है। अगला देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नांकित में से कौन विषाणु जनित रोग है? हैजा, मलेरिया, पोलियो, इनमें से सभी? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका पोलियो, ठीक है ना, विषाणु से होता है कौन सा? पोलियो, ठीक है ना, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पोलियो कर लीजिए। अगला देखिए, इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है? किस वायरस के द्वारा होता है, ठीक है ना, इन्फो वायरस या मिक्सो वायरस या हर्पिस वायरस या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो इन्फ्लुएंजा, जैसे कि आप जानते हैं ना, जुकाम हो जाता है, ठीक है, तो यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा? किस वायरस के कारण ये होता है? तो आपको कर लेना है मिक्सो वायरस। कौन सा? मिक्सो वायरस, ठीक है ना, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, सुजाक जिसे बोलते हैं गोनेरिया, ये बीमारी है एक प्रकार की, ठीक है, तो गोनेरिया रोग जो होता है वह कैसा है? जल जनित रोग है, हवा जनित रोग है या यौन संचारित रोग है या इनमें से कोई नहीं? ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जो गोनोरिया हो जाएगा वो क्या है? यौन संचारित रोग होता है। कैसा होता है? यौन संचारित रोग, यानी कि आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए 39 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया, यहाँ पर आपके सामने कहा गया कि सर्वोत्तम दुधारू नस्ल के पशु हैं, इनमें से कौन सा जो है सर्वोत्तम मतलब सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने पहला क्या है? होल्स्टीन फ्रिजियन, लाल सिंधी या साहिवाल, ठीक है ना, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, पहला विकल्प होल्स्टीन फ्रिजियन। ये ऐसे नस्ल के पशु हैं, ठीक है ना, जो कि मतलब गाय बोल सकते हैं, जो कि सबसे मतलब बेस्ट होते हैं, दुधारू होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आपके सामने देख सकते हैं, निम्न में से कौन बर्ड फ्लू वायरस है? देखिए बर्ड फ्लू आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना, ये एक प्रकार का वायरस है, जब ये भी मतलब इंडिया में काफ़ी तेजी से फैल रहा था। तो बताना है कि बर्ड फ्लू जो होता है ये कैसा वायरस है? H5N1 या हीमोफिलियस, ठीक है, हीमोफिलियस या HIV या राइनो वायरस? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा H5N1, है ना, ये आपका पहला विकल्प इसमें करेक्ट है। 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखिए 41 नंबर,
यहाँ पर है सिल्क धागों में या धागे में कौन सा प्रोटीन होता है, बताइए। यहाँ पर है फ्रीबोइन या इसे बोलते हैं फाइब्रोइन, ठीक है, या एल्ब्यूमिन, या यहाँ पर है ग्लोब्यूलिन, या आपका केराटिन। तो यहाँ पर जो सिल्क धागे होते हैं उसमें आपका एक प्रकार का जो प्रोटीन होता है वो होता है फाइब्रोइन, ठीक है। तो इसमें कर लीजिएगा आप लोग, जैव अणु जब केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन सा स्तरीकृत करता है, साइनोबैक्टीरिया, शैवाल, विषाणु या ये सभी। तो राइट आंसर साइनोबैक्टीरिया कर लीजिए, साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, बताइए बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक, ठीक है, ल्यूवेनहॉक। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। तो आपको भी पता है, यहाँ पर बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना। तो लैक्टोबैसिलस यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर। दूध से जो दही बनने की प्रक्रिया होती है उसमें ये जीवाणु जो है काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है या इसी का पूर्ण रूप से योगदान होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 45 नंबर, देख सकते हैं, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है, ब्रेड जो आप खाते हैं जानते हैं, उसको बनाने में क्या इस्तेमाल होता है, जीवाणु, वेकर्स ईस्ट या सीडोमोनास या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है ना, वेकर्स ईस्ट। तो आप कर लीजिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसमें। अगला देखिए यहाँ पर आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 नंबर क्वेश्चन में है, कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है, काइटिनेज, लाइसोजाइम या सेल्यूलोज या गैलेक्टेज। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा काइटिनेज, ठीक है, काइटिनेज मतलब कवक जो होता है, कवक फंगी, तो कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है, तो काइटिनेज आपका करेक्ट आंसर है। अगला यहाँ पर है 47 नंबर, अनुवांशिकी यांत्रिकी को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा पुनर्योगज डीएनए तकनीकी। क्या बोलते हैं अनुवांशिकी यांत्रिकी को, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी भी इससे आता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर 48 नंबर, डीएनए को देखने के लिए प्रयुक्त होता है, यहाँ पर इथिडियम ब्रोमाइड या एनिलीन ब्लू या सेफ्रिनिन या फास्ट ग्रीन। तो डीएनए को देखने के लिए क्या प्रयुक्त होता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर इथिडियम ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, इथिडियम ब्रोमाइड। इसके बाद यहाँ पर आपका है कौन सा न्यूक्लिक अम्ल के बहुलक हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका प्रोटीन हो गया, न्यूक्लियोसाइड्स हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, भारी धातुओं के नाभिक हो गए। तो यहाँ पर कौन सा न्यूक्लिक अम्ल के बहुलक है, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। कौन सा, न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसको आप कर लीजिएगा राइट है। अगला देखिए यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए के खंडों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग होता है। तो लाइगेज है, यहाँ पर लाइगेज कर लीजिए, ठीक है, लाइगेज होता है, एंडोन्यूक्लिएज या ट्रांसक्रिप्शन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। एक पूछेगा आपसे कि डीएनए खंडों को जोड़ने का कौन सा एंजाइम काम करता है, तो आप कर लेंगे लाइगेज, ठीक है ना, लाइगेज। और अगर पूछता है कि डीएनए खंडों को तोड़ने का कौन सा एंजाइम काम करता है, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एंडोन्यूक्लिएज। कौन सा, एंडोन्यूक्लिएज, है ना। इस प्रकार से आप इनको कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपके टोटल देख सकते हैं हमने 50 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने कर लिए हैं। और अगर आप ये पूरे 50 क्वेश्चन जो है ना, जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव में करा है, इनको कर लेते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का टेंशन आपका पूरा समाप्त होने वाला है। अब आपका यहाँ पर आता है भैया थ्योरी। तो देखिए थ्योरी में आपको यहाँ पर मैं सबसे पहले कराऊंगा बायोलॉजी के 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर, ठीक है ना। इन अंतर को आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि आपका बायोलॉजी में अंतर काफी ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, कौन सा है, पूछ रहा है कि भ्रूण कोष तथा भ्रूणपोष में अंतर लिखिए। चलिए जानते हैं। इस प्रकार से अंतर आप लिखेंगे, पहला यहाँ पर है भ्रूणकोष, फिर आपका है भ्रूणपोष। तो यहाँ पर देखिए भ्रूणकोष को देखिए क्या होता है, नंबर एक क्रियाकारी गुरु बीजाणु से परिवर्धित होता है जो भ्रूणपोष कोष होता है। यह आवृत्तिबीजी पौधों का मादा युग्मकोद्भिद होता है, ठीक है। अब बात करें भ्रूणपोष की, तो भ्रूणपोष में क्या होता है, देखिए त्रिसंलयन से बने, मैंने बहुत ही इजी यहाँ पर लिए है, मतलब इतना आसान जो कि मैं आप क्या ही बताऊं आपको, इससे ज़्यादा आसान आपको नहीं मिलेगा। तो इनको आप याद कर सकते हैं। अंतर आपका मतलब 2 से 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है, अंतर वाला। तो देखिए त्रिसंलयन से बने प्रायः त्रिगुणित यानी कि 3n, ठीक ना, इसे त्रिगुणित बोलेंगे, केंद्रक से विकसित होता है और अनावृत्तिबीजी पौधों में यह युग्मकोद्भिद n ही होता है। तो ये भ्रूणकोष का हो गया फर्स्ट अंतर। इसके बाद भ्रूणकोष का दूसरा देखिए,
यह प्रायः केवल 8 केंद्रकों तथा कुछ जीव द्रव्यों से बनी सदैव अगुणित संरचना होती है, ठीक है ना। अब भ्रूणपोष की बात करें तो दूसरा देखिए, यह अगुणित केंद्रकों वाली संरचना है जो प्रायः त्रिगुणित यानी कि 3n होता है। जो भ्रूणपोष होता है ये क्या होता है, त्रिगुणित होता है, किंतु अनावृत्त बीजियों में यह अगुणित पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है, ठीक है, ऊतक के रूप में रहता है, ठीक है। नंबर 3 देखिए, जो तीसरा यहाँ पर है भ्रूण कोश का, वो ये है कि यह मादा जनन इकाई को आश्रय देने वाली संरचना है। और जो भ्रूण पोष है, भ्रूण पोष ये होता है, इसका निर्माण निषेचन के पश्चात होता है। तो ये आपका पहला अंतर है, इसको कर लीजिएगा। चलिए दूसरा अंतर हम लोग देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, ये आपका है डीएनए तथा आरएनए में प्रमुख अंतर बताइए। देखिए डीएनए आरएनए में अंतर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर कर लीजिएगा। ये आपके 2 जगह काम आएगा, एक तो आपका केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका बायोलॉजी में भी ये काम आ जाएगा, तो दोनों जगह आपका काम करेगा, आप उसको ही लिख के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो याद कर लीजिएगा। देखिए डीएनए एक तरफ है, एक तरफ आरएनए है। डीएनए क्या होता है, देखिए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडली से बना होता है डीएनए, और जो आरएनए होता है ये एक राइबोटाइड कुंडल का बना होता है, ठीक है ना। ये हो गया। दूसरा देखिए डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, ये तो आपको पता ही है। आरएनए में क्या होता है, राइबोज शर्करा होती है, ठीक है। अब देखिए डीएनए में यहाँ पर थाइमीन नाइट्रोजनी बेस होता है, और जो आरएनए होता है इसमें थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजनी बेस होता है, ठीक है ना, मैंने अभी बताया था ना। तो यहाँ पर जो आरएनए होता है इसमें थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है, ठीक है ना, नाइट्रोजनी बेस यानी क्षारक। अगला देखिए, जो डीएनए होता है यह अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है ना। डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है, और कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर आरएनए के द्वारा नियंत्रण करता है या नियंत्रण रखता है। अब आरएनए में देखिए यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं है और प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है, और कुछ विषाणुओं में यह अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है, ठीक है ना। तो ये आपका थर्ड अंतर है आपका यहाँ पर आरएनए का। अगला देखिए डीएनए में इधर, तो मैं यहाँ पर 4 से 5 अंतर आपको बता रहा हूँ, जिनमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 तो आपको तैयार करना ही करना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 5वां अंतर देखिए डीएनए क्या होता है, यह प्रोटीन बनाने के लिए संदेश आरएनए से देता है, संदेश आरएनए को, मतलब जानते हैं ना संदेश आरएनए जिसे बोलते हैं mRNA, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और आरएनए को देखिए, आरएनए क्या करता है, यह डीएनए के आदेश के अनुसार प्रोटीन संश्लेषण कराता है। तो ये आपके 5 अंतर हैं जो कि आपके डीएनए आरएनए में हो गए, ठीक है। तो ये आपके 2 अंतर यहाँ से हो चुके हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए यहाँ पर जन्मजात प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं आपके सामने, यहाँ पर एक तरफ है जन्मजात प्रतिरक्षा, एक तरफ है उपार्जित प्रतिरक्षा। तो जन्मजात प्रतिरक्षा में क्या होता है, देखिए यह एक प्रकार की अवशिष्ट प्रतिरक्षा है, ठीक है, जन्मजात प्रतिरक्षा। और जो उपार्जित प्रतिरक्षा है वो क्या है, देखिए तो यह रोगजनक विशिष्टता है, ठीक है, क्या है, रोगजनक विशिष्टता होती है। जन्मजात प्रतिरक्षा में दूसरा देखिए यह जन्म के समय में उपस्थित रहती है। जो उपार्जित प्रतिरक्षा है इसका अविलक्षण स्मृति है, ठीक है। अगला देखिए जन्मजात प्रतिरक्षा में नंबर 3, तो यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों, मतलब जो बाहर से होने वाली गतिविधियां होती हैं, बाह्य कारक बोल सकते हैं उनको, ठीक है ना। तो ये जो जन्मजात प्रतिरक्षा होती है क्या होती है, यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के यानी अनेक प्रकार के अवरोध को खड़ा कर देती है। यह इसे बोलते हैं अर्जित प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा मतलब क्या होता है, जो मतलब हमारी बॉडी की रक्षा करे, ठीक है ना, तो बॉडी के अंदर ही ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये आपका जन्मजात प्रतिरक्षा हो गया, मतलब जन्म से होता है। और उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या होता है, देखिए यहाँ पर उपार्जित प्रतिरक्षा का अंतर है यहाँ पर कि ये हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है, मतलब किसी रोग से जो हमारे शरीर का सामना होता है पहली बार, तो यह एक अनुक्रिया करता है, ठीक है ना, एक प्रक्रिया करता है जिसमें क्या होता है, बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीयक अनुक्रिया होती है। जैसे मानव में चेचक की बीमारी के लिए जो प्रतिरक्षा होती है, चेचक आप जानते होंगे ना, एक प्रकार की ये बीमारी होती है और गांव देहात में इसको थोड़ा सा अलग रूप में देखा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर ये हो गया आपका जन्मजात प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में प्रमुख अंतर। अगला देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पर नंबर 4 अंतर, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर।
पूरी बुक से मैंने यहाँ पर अंतर लिए हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो चौथा अंतर आपको तैयार करना है, टोटल 5 अंतर आपको पढ़ने हैं। तो एक तरफ है खाद्य जाल और एक तरफ है खाद्य श्रृंखला, ठीक है ना, दोनों। तो चलिए जानते हैं खाद्य श्रृंखला क्या होती है। इसमें पहला अंतर, खाद्य श्रृंखला में यह एक सरल प्रकार की संरचना है जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण, ठीक है, मतलब ट्रांसफर होना एक जीव से दूसरे जीव में होता है तथा प्रत्येक पोषी स्तर पर एक ही जीव जाति होती है, ठीक है। ये होती है खाद्य श्रृंखला। अब बात करें खाद्य जाल की, तो यह अनेक छोटी छोटी खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर बनी एक जटिल संरचना होती है, यह संरचना के रूप में होता है, ठीक है। चलिए खाद्य श्रृंखला का दूसरा अंतर यहां पर है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय तथा एक ही मार्ग से होता है, ठीक है ना। जो इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है खाद्य श्रृंखला में वो एक दिशा या एक ही मार्ग में होता है, ठीक है ना, अर्थात यहां कोई विकल्प नहीं होता। अब बात करें खाद्य जाल की, तो इसमें देखिए दूसरा अंतर है, ऊर्जा का प्रवाह एक जाल के रूप में होता है, यहां प्रत्येक पोषी स्तर पर अथवा कुछ पोषी स्तरों पर एक से अधिक विकल्प हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद खाद्य श्रृंखला में तीसरा अंतर, यह समानता जीवों की संख्या जो है यहाँ पर कम होती है। और बात करें खाद्य जाल की, तो जीवों की संख्या अपेक्षाकृत इसकी अधिक होती है, मतलब खाद्य श्रृंखला से अधिक जीव इसमें पाए जाते हैं। तो ये आपके 4 अंतर हो चुके हैं जो कि यहाँ पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पर आपका अंतर में 5वां क्वेश्चन, और आपको ये 5 अंतर ही पढ़ने हैं। तो 5वां है अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर, ठीक है। तो अंतर के क्वेश्चन यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी के और भी क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे। तो वीडियो को फिर से बोल रहा हूँ, एक बार प्लीज लाइक करिए और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको इसी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ वीडियो आपको डेली यहां पर मिलेंगे, ठीक है, इसी चैनल पर। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए यहाँ पर आपका अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन, पहला आपके सामने अंतर यहाँ पर है अंडाणु जनन में कि जनन उपकला से जनक कोशिकाएं प्राप्त होती हैं और यह क्रिया अंडाशय में होती है, ठीक है। अंडाणु जनन कौन से, ये जो प्रक्रिया है प्रोसेस, ये अंडाशय में होता है। बात करें शुक्राणु जनन की, तो ये प्रक्रिया जनन उपकला से ही जनक कोशिकाएं प्राप्त होती हैं और यह क्रिया वृषण में होती है। कहाँ पर, वृषण में, ठीक है ना। तो ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर यहाँ पर देखिए आप अंडाणु जनन में गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन होते हैं और यह अंडजनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है ना। शुक्राणु जनन की बात करें तो गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन ही होते हैं और किंतु शुक्राणु जनन कोशिकाएं बनाती हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं अंडाणु जनन में तीसरा अंतर, संपूर्ण प्रक्रिया जो भी प्रोसेस होता है, इस प्रक्रिया में 3 प्रमुख प्रावस्थाएं बनती हैं जिसमें आपका यहाँ पर जो अंत में अंडाणुओं का जो निर्माण हो जाता है। मतलब देखिए जो पूरा प्रोसेस होगा, अब यहाँ पर अंडाणु जनन को हमें बताना है, तो अंत में ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपका क्या होता है, अंडाणु जनन बनता है, ठीक है ना। जो यहाँ पर हमने देखा कि इसमें देख रहे हैं ना, गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन होते हैं, जनन उपकला में कोशिकाएं प्राप्त होती हैं, ये सारा प्रोसेस के बाद आपको क्या है, अंडाणु बन जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर बात करें शुक्राणु जनन की, तो समान रूप से 3 प्रावस्थाएं ही पाई जाती हैं, अतः अंत में शुक्राणुओं का भी इसमें निर्माण होता है। इसमें हमने ऊपर देखिए पढ़ लिया है। अगर आपको देखिए कोई प्रॉब्लम हुआ करती तो आप वीडियो को क्या करिए, रोक के जो है अच्छे से पढ़ लिया करिए, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए नंबर 4, चौथा है आपका अंडाणु जनन में एक ही मादा युग्मक बनता है और इसे अंडाणु कहते हैं। और अगर बात करें शुक्राणु की, तो एकमात्र कोशिका से 4 नर युग्मक बनते हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपके पूरे 5 अंतर यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो एक तरफ से आपको मैं सारी चीजें देके करा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव की टेंशन आपकी मुक्त हो जाएगी। बात करें अंतर की तो ये भी हो जाएगा आपका, और आपका जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है ना, उसको भी आपको करा दूंगा। और आपके अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग में आते हैं उनको भी हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो देखिए अब आपको यहां पर मैं बताता हूं कि आपको बायोलॉजी में डायग्राम आखिरकार कौन कौन से तैयार करना है, क्योंकि डायग्राम भी आपको पता है कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए जानते हैं यहां पर आपके सामने संपूर्ण बुक के महत्वपूर्ण चित्र। तो पहला आपके सामने देख सकते हैं पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का डायग्राम, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपके लिए। तो इसको आप सीख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा देखिए लघु बीजाणु जनन, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। नंबर 3 गुरु बीजाणुओं का निर्माण। अगला यहां पर है पराग कण तथा अंकुरण तथा पराग नलिका का विकास। नेक्स्ट यहाँ पर है डीएनए की अणुसंरचना। और नंबर 6 है डीएनए द्विगुणन की क्रियाविधि। ये आपको यहाँ पर 6 डायग्राम मैंने बताए हैं जो कि आपके लिए मतलब
कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डायग्राम हैं, लेकिन इनको पहले आप तैयार करिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी आपको उनमें और भी काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो कि मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना। तो इसको आप पहले इतना जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपके डायग्राम जो है आपका ये इतना टेंशन खत्म हो जाएगा, इनको जरूर सीखिएगा। इसके बाद और भी यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखिए आता है, जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है, नियंत्रण एवं कारण बताइए। देखिए जनसंख्या विस्फोट आप जानते हैं क्या होता है ये, इसमें मतलब जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड है ये। तो चलिए इसको आपको इसका आंसर कैसे देना है, लॉन्ग में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, मतलब 3 नंबर से ज़्यादा ही पूछेगा इसको। तो चलिए जानते हैं ये क्वेश्चन को कैसे इसको बताना है आपको। पहले जनसंख्या विस्फोट है क्या, इसका अभिप्राय क्या है उसको जान लीजिए, फिर हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने है कि प्रायः मतलब आज के टाइम पर मृत्यु दर में कमी एवं जन्म दर में तीव्र वृद्धि के कारण, ठीक है ना। आप जानते हैं कि अगर आज के टाइम पर हमारे समाज में आसपास अगर बात करें तो मृत्यु दर कम है, मतलब अगर किसी परिवार में जैसे कि कोई एक बुढ़ा हो गया या कोई व्यक्ति है, तो अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो वहां पर कम से कम उसी परिवार में उसी समय के अंतर्गत 3 से 4 नए शिशु जो है आ जाते हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से मतलब डिफरेंट है, ठीक है ना। तो मृत्यु दर में क्या है, कमी है, और जन्म दर में वृद्धि हो रही है, तो इसके कारण जनसंख्या बढ़ती है। तो कहा गया है कि तीव्र वृद्धि के कारण किसी स्थान विशेष की जनसंख्या से आकस्मिक तथा तीव्र विस्तार जनसंख्या विस्फोट कहलाता है, ठीक है। ये होता है जनसंख्या में तीव्र गति से होने वाली यह वृद्धि उस स्थान विशेष की जलवायु, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति आदि पर निर्भर करती है। वहाँ की जलवायु पर भी डिपेंड करता है, और वहाँ पर सामाजिक स्थिति कैसी है, लोगों का सोच कैसा है, नजरिया कैसा है, आर्थिक स्थिति कैसी है उस परिवार की, सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये होता है जनसंख्या विस्फोट। अब बात करें यहाँ पर नियंत्रण और इसके कारण। तो यहाँ पर देखिए इसके कारण क्या है। पहली बात, कारण में आपके सामने यहाँ पर कुछ हेडिंग है, जैसे कि पहला आपका हो गया निरक्षरता, मतलब जैसे समाज में लोग पढ़े लिखे नहीं है, पहले ये रीजन हो गया। दूसरा आपका कम आयु में विवाह, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा मृत्यु में निरंतर कमी, ये तीसरा हो गया रीजन। चौथा है आपका सामाजिक रीति रिवाज, ठीक है। सामाजिक रीति रिवाज के बाद यहाँ पर है निम्न सामाजिक स्तर। तो ये इसके क्या है, कारण है। अब इसको नियंत्रित कैसे किया जाता मतलब नियंत्रण मतलब इसको रोका कैसे जा सकता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण या जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण। तो आपका पहला तो एक हो गया परिवार नियोजन, मैंने बताया कि इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। परिवार नियोजन का एक क्वेश्चन आपके बायोलॉजी में 100% आता है, तो इसको कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है कानूनी व्यवस्था, अगला है शिक्षा व्यवस्था, चौथा है आर्थिक स्थिति में सुधार। अब आप चाहें तो इनकी हेडिंग जो है आप अपने से बना के लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो काफ़ी जी, एक बार आप अगर पढ़ लेंगे तो ये आपको आसानी से बन जाएगा। मैं ऐसा 100% यहाँ पर गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा जरूर से जरूर, क्योंकि क्वेश्चन ये जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, देख सकते हैं अपरा। अपरा की परिभाषा दीजिए, इसके प्रमुख कार्य बताइए। बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई बार आपको बताया है, और ये आपको जरूर से जरूर तैयार करके जाना है, ठीक है ना। चलिए अपरा क्या होता है, इसकी परिभाषा दीजिए, इसके प्रमुख कार्य बताइए। तो जानते हैं अपरा को प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है ना इंग्लिश में। तो अपरा यानी प्लेसेंटा वह संरचना है जिसके द्वारा जरायुज स्तनधारियों का विकासशील भ्रूण या गर्भ अपना पोषण मातृक कोशिका या गर्भाशयी रुधिर से प्राप्त करता है। मतलब यहाँ पर एक जो गर्भ में जो शिशु होता है उसको जो पालन पोषण जो होता है, जो भी चीज़ें उसको चाहिए, जो भी पोषण के लिए ऑक्सीजन हो गया या खाने पीने का जो पोषण होता है, ठीक है ना, रक्त हो गया, सारी चीज़ें अपरा ही प्रदान करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो ये होता है अपरा। अब बात करें इसके प्रमुख कार्य की, और यहाँ पर इससे पहले देखिए कितने प्रकार का होता है। तो भ्रूणीय झिल्लियों के आधार पर जो अपरा होता है वो यहाँ पर केवल 3 प्रकार का बताया गया है, जिसमें पहला है आपका पीतक कोष अपरा, नेक्स्ट यहाँ पर है जरायु अपरा, अगला है कोरिया एलेंटोइक अपरा। तो ये 3 आपके अपरा के प्रकार हैं, प्लेसेंटा, ठीक है। अब इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, कार्यों को जान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसके कार्य जानिए आप लोग। पहला फर्स्ट यहाँ पर है अपरा द्वारा विकसित होते भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। जैसे मैंने बताया कि जो भ्रूण होता है जो गर्भ में, उसको जो पोषण की जो भी चीज़ें चाहिए वो सब अपरा प्रदान करता है। तो पहला तो ये प्रमुख कार्य है, ठीक है ना। अगला देखिए दूसरा,
अपरा द्वारा उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण के रुधिर से विसरण द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं, ठीक ना। विसरण के द्वारा किसके रुधिर से, माता के रुधिर से जो है भ्रूण के रुधिर में, या उत्सर्जी के बात करें तो यहाँ पर भ्रूण के रुधिर से माता के रुधिर में जाते हैं, जिससे कि उत्सर्जन होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पर आपका नंबर 3 देखिए इसका कार्य। तीसरा इसका प्रमुख कार्य है अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु जन्म में सहायता करते हैं। तो इनको क्या करिए, आप कर लीजिए स्क्रीनशॉट अगर आपको कोई प्रॉब्लम अभी हो रही है, ठीक है ना। बाकी बहुत ही इजी है, मैंने इनको आपको मतलब इस तरीके से लिखा है जो कि आप आसानी से इनको कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, परागण क्या है, प्रकारों को समझाइए। परागण क्या होता है और इसके प्रकार को बताइए, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग का क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। चलिए तो जानिए परागण क्या है। देखिए पुमंग में पराग कणों द्वारा पराग कणों का निर्माण होता है, किसमें, पुमंग में। पुष्प का आप लोग जानते होंगे भाग होता है पुमंग और जायांग ये सब। तो पुमंग में क्या होता है, पराग कणों का निर्माण होता है जो नर युग्मकों को उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। किसको, नर युग्मकों को। जबकि जायांग में अंडाशय का निर्माण होता है। पुमंग में क्या है होता है तो पराग कणों का, और जायांग में अंडाशय का, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। जिसमें अंडाणु बनता है, ठीक है, फिर अंडाणु बनता है। इसके बाद पादपों में इन पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की इस क्रिया को परागण कहते हैं, ठीक है। मतलब जो पराग कण होते हैं पुष्प के जब वर्तिकाग्र में पहुंच जाते हैं तो ये प्रक्रिया होती है एक प्रकार की परागण। अब ये 2 प्रकार से होता है, ठीक है ना। जो परागण होता है वो 2 प्रकार से होता है। पहला एक प्रकार होता है स्वपरागण और दूसरा होता है एक परपरागण, ठीक है ना। तो स्वपरागण में क्या होता है जानिए आप लोग। तो स्वपरागण में यहाँ पर है कि स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंच जाते हैं या पहुंचते हैं। यह क्रिया द्विलिंगी व एक लिंगी दोनों प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो ये होता है स्वपरागण, मतलब उसी पादप, एक ही पादप रहेगा, उसके 2 अलग अलग पुष्प रहेंगे और उन्हीं में पराग कणों का आदान प्रदान होता रहेगा, और ये प्रक्रिया होती है स्वपरागण, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आपका आता है पर परागण। तो पर परागण में क्या होता है, देखिए पर मतलब दूसरे के लिए, तो इसमें 2 पादप होंगे, अब 2 या 2 से अधिक पादप भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें यही डिफरेंट है। तो पर परागण में देखिए यहाँ पर है कि पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप, यहां पर आ गया ना दूसरा पादप, ठीक ना। और इसमें क्या था, ऊपर वाले में जो स्वपरागण था उसमें उसी पादप में सारी प्रक्रिया हो रही थी, लेकिन यहां पर दूसरा पादप आ गया। तो दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या इस क्रिया में बीज उत्पन्न करने के लिए एक ही जाति के 2 पादप काम में आते हैं, और यहां पराग कणों को किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होती है। क्लियर है ना। तो ये आपका होता है परागण, और इसमें 2 प्रकार हैं, दोनों को पढ़ लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने आता देख सकते हैं, आवृत्तिबीजी पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भ्रूणपोषों का वर्णन करिए। देखिए बायोलॉजी में यार ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बात करें ना, जो लॉन्ग में क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं, यही क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते हैं, ठीक है। अब अगर और भी क्वेश्चन की बात करें तो एक वीडियो मैं आपको जो प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि मतलब जो शॉर्ट में आते हैं, अति लघुत्तरी से अति लघुत्तरी जो क्वेश्चन होते हैं उनका भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी लॉन्ग की अगर बात करें तो इनको आप पहले तैयार करिए, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर जानते हैं आवृत्तिबीजी पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भ्रूणपोषों का वर्णन, कितने प्रकार के पाए जाते हैं। उससे पहले आप जानिए क्या होता है ये सारी चीजें प्रोसेस। तो यहां पर देखिए उत्तर है इसका कि भ्रूणपोष एक अगुणित पोषक ऊतक है। क्या होता है, ये अगुणित पोषक ऊतक होता है, ठीक है ना, जिसका निर्माण संलयन के फलस्वरूप पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात होता है, ठीक है। भ्रूणपोष भ्रूण के विकास व बीज अंकुरण के समय उपयोग में आता है। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट है, आवृत्तिबीजी पादपों में विकास के आधार पर भ्रूणपोष निम्न प्रकार के होते हैं। मतलब ये निम्न प्रकार आपको बताना, उसके बाद आपको मान लीजिए एक ही तैयार है तो आप एक ही लिखेंगे, अगर 2 तैयार है 2 लिखेंगे, है ना, जिस हिसाब से। वहां पर शुरू में ही मत बता दीजिएगा कि ये 3 प्रकार 4 प्रकार का होता है और पता चले आप लोग उसको एक ही कर पाते हैं, तो इसलिए आप लोग ऐसा लिखा करिए कि निम्न प्रकार का होता है, ठीक है ना। चलिए
पहला आपके सामने है केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष में क्या होता है समझिए इसको। इस प्रकार के भ्रूणपोष में केंद्रक विभाजित होता है, ठीक है ना। जो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है इसमें केंद्रक विभाजित होता है, डिवाइड होता है, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता इसमें। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से सूत्रीय विभाजन द्वारा अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है। भ्रूणपोष के मध्य में एक केंद्रीय रिक्तिका बन जाती है, रिक्तिका मतलब खाली स्थान, जो बाद में समाप्त हो जाती है और बहुत से केंद्रक व कोशिका द्रव्य इसमें भर जाते हैं और इसके पश्चात इसमें बहुत सी कोशिकाएं बन जाती हैं, ठीक है ना। जिसे पॉलीपेटेली वर्ग के सदस्यों में इस प्रकार का क्या होता है भ्रूणपोष पाया जाता है। तो ये होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। अगला इसमें जो होता है दूसरा आपका वो होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। तो चलिए कोशिकों को इसको भी जानते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर है कोशिकीय भ्रूणपोष। देखिए कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है, इस प्रकार के भ्रूणपोष का निर्माण में भ्रूण के केंद्र के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। गैमोपेटेली वर्ग में इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, ये दूसरा होता है। अगला बात करें यहाँ पर नंबर 3 की, देखिए तो होता है माध्यमिक भ्रूणपोष, ठीक है, माध्यमिक भ्रूणपोष। तो इसमें देखिए क्या होता है, यह केंद्रीय व कोशिकीय भ्रूणपोष के बीच का होता है, मतलब बीच की अवस्था है। जैसे हमने अभी दो पढ़ लिए, इसी के यहाँ पर दोनों के बीच की अवस्था होती है माध्यमिक भ्रूणपोष, ठीक है। और इसमें भ्रूणपोष केंद्र के प्रथम विभाजन के पश्चात, मतलब पहला जब विभाजन होता है उसके पश्चात यानी उसके बाद जो कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, उसको जो कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है, परंतु इसके जो बाद मुक्त केंद्रक विभाजन होता है उसमें यह पाया जाता है माध्यमिक भ्रूणपोष। तो कर लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, बाकी समझ लीजिएगा अच्छे से। और इसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट यहां पर है कूट बहुभ्रूणता पर टिप्पणी दीजिए। कूट बहुभ्रूणता क्या होती है, चलिए इसको भी जानते हैं। देखिए सभी भ्रूण बीजांड के अलग अलग भ्रूणपोषों या स्थानों पर बनते हैं और इस स्थिति को कूट बहुभ्रूणता कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। पहला, एक ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका से उत्पन्न बहुत से भ्रूणकोष। नेक्स्ट यहाँ पर है विभिन्न लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से उत्पन्न बहुत से भ्रूणपोष। और नेक्स्ट यहाँ पर है अपबीजाणुक भ्रूणपोष। तो यहाँ पर ये होती है कूट बहुभ्रूणता, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, जो कि आप मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं सभी एकदम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, जैव उर्वरक के स्रोत पर टिप्पणी दीजिए। जैव उर्वरक क्या होता है बताइए आप लोग। तो चलिए जानते हैं जैव उर्वरक के बारे में, इसको कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव अपनी जैविक क्रियाओं से मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं, ठीक है। जो जीव होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो प्रक्रिया होती हैं, जो मतलब जो भी उनका जैविक दिनचर्या है उसके अनुसार जब वो क्या करते हैं मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि कर देते हैं। कहा जाता है ना कि जो जमीन में केचुआ होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जमीन को पोषक तत्वों से भर देता है। तो इसलिए वो जो जीव होते हैं जब वो पोषक तत्वों में वृद्धि करते हैं तो जैव उर्वरक वो कहलाते हैं, ठीक है ना। और इनके प्रमुख स्रोत जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा कुछ कवक होते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है जैव उर्वरक। अगला क्वेश्चन, बायोगैस के घटकों के नाम बताइए। बायोगैस, आपने बायोलॉजी में इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ा होगा। तो चलिए बायोगैस का एक मिश्रण, बायोगैस गैसों का एक मिश्रण होता है, ठीक है ना। बायोगैस क्या होता है, गैसों का मिश्रण होता है जिसमें अनेक प्रकार की गैसें, जैसे इसका प्रमुख भाग जो होता है CH4 मतलब मीथेन होता है। मीथेन जो इसमें जो होता है ना बायोगैस में वो 70% के लगभग मीथेन होता है इसमें, ठीक है, भाग होता है। और अन्य गैसें जैसे H2S व CO2 जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, बायोगैस का प्रमुख उत्पादक सूक्ष्म जीव मेथेनोबैक्टीरियम होता है, ठीक है। ये होता है बायोगैस। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का कृषि में महत्व बताइए। चलिए यहाँ पर जानते हैं क्या इसका महत्व है राइजोबियम का। तो राइजोबियम सहजीवी जीवाणु मटर कुल के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं में पाया जाता है, ठीक है, मटर कुल में पाया जाता है, मतलब मटर के पौधों की जड़ों में। यह वातावरणीय स्वतंत्र नाइट्रोजन को लेग हीमोग्लोबिन की सहायता से नाइट्रोजन यौगिक में बदलकर पौधे को प्रदान करता है और फसल के पक जाने पर जड़ ग्रंथिकाओं में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं और यह जैव उर्वरक का कार्य करता है, ठीक है ना। तो ये होता है राइजोबियम। राइजोबियम का क्या महत्व है तो आपने देख लिया, इसका काफी ज्यादा मतलब कहें तो फसलों के उत्पादन में काफी ज्यादा ये महत्व रखता है अपना, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है,
सिरका उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है बताइए। तो सिरका उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु का उपयोग होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, देखिए जैव प्रौद्योगिकी सरल जैविक कारकों के नियमित अनुप्रयोग से, चाहे वे जीवित हों अथवा अजीवित, कोशिका हों कोशिकांग हों, के लाभदायक उत्पादक के महत्व के लिए बनी एक विधि होती है, ठीक है ना। तो जैव प्रौद्योगिकी क्या है, आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा। अगला देखिए, पारजीवी जंतु क्या है बताइए। पारजीवी जंतु क्या है। तो ऐसे जंतु जिनमें डीएनए में जानबूझकर प्रायोगिक तरीके से बाह्य जीन समावेशित किया जाता है, मतलब उनको प्रायोगिक तरीके से अपने से हम लोग कृत्रिम तरीके से उनमें डीएनए को जो है प्रवेश कराते हैं डीएनए में, ठीक है ना। तो ऐसे जंतु जिनमें डीएनए में जिनके डीएनए में मतलब जो जंतु होते हैं उनका जो डीएनए होता है उसमें जानबूझकर प्रायोगिक तरीके से बाह्य जीन समावेशित कराते हैं, और यह वह अपने लक्षणों के साथ साथ उस जीन के लक्षणों को भी प्रदर्शित करता है। जैसे जो डीएनए होगा उसमें कुछ अलग जीन पाया जाएगा, जो जंतु होगा उसमें हम लोग कोई दूसरा जीन मतलब उसमें प्रवेश कराएंगे, तो कह रहा है कि वह अपने लक्षण जो उसके लक्षण होंगे उस लक्षण के साथ साथ जो बाहरी जीन हम उसमें प्रवेश करा रहे हैं उस जीन के भी लक्षणों को वो दिखाएगा। तो इसको बोलते हैं पारजीवी जंतु, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर है बायोपायरेसी क्या है बताइए। बायोपायरेसी पर टिप्पणी कीजिए। तो ये टिप्पणी वाला क्वेश्चन है, जानिए। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी व अन्य संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है, ठीक है। तो ये होता है बायोपायरेसी। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पीसीआर तकनीकी के कोई दो लाभ या उपयोग बताइए। तो पीसीआर आप जानते हैं क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है ना, पीसीआर। तो यहाँ पर पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, इसकी खोज की थी कैरी मुलिस ने। किसने, कैरी मुलिस ने, याद रखिएगा। तो इसके दो उपयोग बताना है। पहला उपयोग है, इसके द्वारा एड्स रोग की पहचान की जाती है। एड्स जो बीमारी होती है इसकी पहचान पीसीआर तकनीकी से की जाती है। तो पहला ये हो गया उपयोग। दूसरा उपयोग की बात करें तो इसके द्वारा कैंसर रोगी में उत्परिवर्तनों की पहचान की जाती है, ठीक है ना, कैंसर रोगियों की। तो ये दो इसके उपयोग हैं किसके, पीसीआर तकनीकी के, ठीक है। इसको कर लीजिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है, सहजीवन पौधों पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए, ठीक है। सहजीवन, तो ये हो गया सहजीवन। तो इसको जानिए क्या होता है सहजीवन पौधे। तो इसमें है यहाँ पर कि सहयोग करने वाली दोनों जातियों को एक दूसरे से आपस में लाभ हो तो ऐसे जीवन को सहजीवन कहते हैं तथा ऐसे जीवों को सहजीवी कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है सहजीवन या मेंडल का नियम। मेंडल ने देखिए यहाँ पर 3 नियम दिए थे, कौन कौन से। पहला आपका था प्रभाविता का नियम, दूसरा है आपका पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। काफी महत्वपूर्ण है ये। तो प्रभाविता का नियम पहले देखते हैं क्या होता है। देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस इसे बोलते हैं। तो प्रभाविता नियम देखिए, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है, जब यहाँ पर कह रहा है कि एक जोड़ी कोई विरोधी या विपरीत जो है लक्षणों वाले जिनको रखकर क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम। जैसे यहाँ पर अगर बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, जब मेंडल द्वारा शुद्ध लंबे पौधे व शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में उन्हें केवल लंबे पौधे यानी कि प्रभावी लक्षण ही दिखाई दिए, और इसे बोलते हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहां पर देखिए, लाल पुष्प और इधर सफेद पुष्प, या कह सकते हैं शुद्ध लंबे पौधे या शुद्ध बौने पौधे, दोनों के बीच कराएंगे संकरण। पहला जो लंबा पौधा या लाल पुष्प होगा उसे प्रभावी लक्षण बोलेंगे, और जो आपका यहाँ पर सफेद पुष्प या बौना पौधा होगा उसको बोलेंगे अप्रभावी लक्षण। दोनों में क्रॉस कराएंगे तो पहली पीढ़ी F1 पीढ़ी जो होगी इसमें हमें केवल प्रभावी लक्षण यानी कि लाल पुष्प या लंबे पौधे ही मिलेंगे। इस प्रकार से इसको बोलेंगे प्रभावी लक्षण या प्रभाविता का नियम। तो ये आपका होता है प्रभाविता का नियम। इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, नेक्स्ट यहां पर है पृथक्करण का नियम। तो चलिए पृथक्करण नियम क्या होता है इसको भी हम लोग जानते हैं। तो यहां पर आपके सामने आ चुका है पृथक्करण का नियम। चलिए करते हैं। तो इसको बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या बोलते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी इसे बोला जाता है। तो इसका देखिए थ्योरी है कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को
ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, एक जोड़ी विपरीत लक्षण, इसमें भी विपरीत लक्षण ही होंगे। ठीक है ना, सेम नहीं होंगे, सेम मतलब इक्वल नहीं लिए जाएंगे, अलग अलग। ठीक है, जैसे उसमें लंबे पौधे, बौने पौधे या लाल पुष्प, सफेद पुष्प, एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है ना, विरोधी या विपरीत। तो यहाँ पर भी वैसे ही लिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, चलिए उसको समझा देंगे। तो जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं तथा युग्मकों के निर्माण के समय ये शुद्ध रूप से अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस नियम को पृथक्करण, यानी कि पृथक मतलब समझ रहे हैं, अलग होना, तो इस नियम को कहते हैं पृथक्करण नियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथक्करण नियम की क्रियाविधि को समझिए, इसमें प्रोसेस कैसा होता है। तो देखिए, जब समयुग्मनजी, ठीक है ना, समयुग्मनजी मतलब इक्वल, जो एक समान जीन होंगे, जैसे कि कैपिटल टी, जैसे कि लंबे पौधे, तो ये समयुग्मनजी होते हैं। तो जब समयुग्मजी लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस दूसरे समयुग्मजी, जैसे सफेद पुष्प, या अगर पौधे की बात करें तो बौने पौधे, है ना, तो दूसरे समयुग्मजी सफेद पुष्प वाले पौधे से क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, संकरण कराया जाएगा। तो संकरण की जो पहली पीढ़ी होगी, ठीक है ना, संकरण के बाद जो F1 पहली पीढ़ी होगी, F1 पीढ़ी में पौधे के पुष्प का लक्षण प्रारूप लाल होता है, मतलब प्रभावी दिखाई देगा। ठीक है ना, तथा जीन प्रारूप कैपिटल R स्मॉल r होगा। रंग के प्राप्त होते हैं, जैसे हमने पहला प्रभाविता नियम पढ़ा, यहां तक प्रभाविता का नियम लागू होता है इसमें। ठीक है, क्योंकि लाल रंग का जीन कैपिटल R और सफेद रंग का जीन स्मॉल r से प्रभावी होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, यहां से पृथक्करण नियम लागू होगा दूसरा जब पीढ़ी आता है, तथा F2 यानी कि दूसरी पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में सफेद रंग का प्रकट होना यह दर्शाता है कि सफेद रंग का जीन जो स्मॉल r है, ठीक है ना, लाल रंग के जीन कैपिटल R के साथ रहता है लेकिन मिश्रित नहीं होता तथा युग्मक बनते समय पृथक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये आपका क्रिकर आरेख, तो क्रिकर आरेख में देखिए, यहां पर आप समझिए थोड़ा सा कैसे आखिरकार ये काम करता है। इसमें आपका यहां पर एक तरफ क्या है, लाल पुष्प है, एक तरफ है सफेद पुष्प। ठीक है ना, तो यहां पर लाल पुष्प भी लिख सकते हैं, ये आपका प्रभावी लक्षण होगा। ठीक है ना, कौन सा लक्षण इसको बोलेंगे, तो यहां पर समझ लीजिए थोड़ा सा, इसको बोलते हैं प्रभावी, ये आपका प्रभावी है। ठीक है ना, प्रभावी है, या आप यहां पर मान सकते हैं कि ये क्या है, लंबे पौधे हैं। ठीक है, और इधर का ये क्या होगा, अप्रभावी है। ठीक है ना, अप्रभावी, तो यहां पर आपका ये अप्रभावी, या तो कहें आपका सफेद पुष्प या बौने पौधे। ठीक है ना, ये दोनों हो गए। अब इसमें जब यहाँ पर क्रॉस कराते हैं, देखिए जब क्रॉस कराया जाता है तो जो पहली पीढ़ी F1 पीढ़ी पहली वाली, ठीक है ना, ये पहली पीढ़ी में आपको जब प्राप्त मिलेगा, जो यहाँ पर प्राप्त होगा वो केवल प्रभावी लक्षण मिलेगा, यानी इसका आपका कैपिटल R और स्मॉल r, तो यहाँ पर ये बनता है कैपिटल R स्मॉल r, ये आपका लाल पुष्प ही मिलेगा। अगर पौधे लेते तो आपको शुद्ध लंबा पौधा ही यहाँ पर मिलता। ठीक है ना, अब इसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो दूसरी पीढ़ी जो F2 पीढ़ी है, इसमें क्या होता है, देखिए F2 पीढ़ी में यहां से इसको समझिएगा थोड़ा सा, ये आपके दो बॉक्स हैं और इधर आपके ये दो बॉक्स हैं, एक में कैपिटल R और एक में स्मॉल r, यहां पर भी कैपिटल स्मॉल r दो लिए। अब इसमें देखिए कैपिटल R को कैपिटल R के साथ कराएंगे तो यहाँ पर कैपिटल R मिला। ठीक है ना, तो यहाँ पर मतलब ये दोनों एक दूसरे के समयुग्मजी हैं। ठीक है, यहाँ पर तो मिश्रण नहीं है, और ये लाल पुष्प हैं। अब यहाँ पर अगर आइए तो कैपिटल R को जब आप लोग यहाँ पर स्मॉल r से कराते हैं तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलता है, ये भी आपका प्रभावी लक्षण है, यहाँ पर भी लाल पुष्प मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ से स्मॉल r कैपिटल R से कराएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर प्रभावी लक्षण, यानी कि लाल पुष्प पहली पीढ़ी की तरह। अब इसके बाद यहाँ से देखिए ये भी आपका नहीं मिल रहा, अलग हो गया, पृथक हो गया, स्मॉल r के साथ, तो यहाँ पर स्मॉल r मिल गए। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, पृथक्करण का नियम। तो दूसरा नियम हो गया। अगला देखिए यहाँ पर नंबर 3, तीसरा नियम आपके पास है स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। ठीक है, स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, इंडिपेंडेंट असॉर्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, इसकी थ्योरी को हम लोग पहले जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 नियम में से एक नियम बायोलॉजी में 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है ना, तो अब मैं आपको तीनों को बता दिया हूँ, अब आप कितना तैयार करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना,
देखिए, जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। ठीक है ना, तो इन लक्षणों की क्या होती है, जो वंशागति है वो स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती। इसको स्वतंत्र रूप से ये प्रोसेस होता है। ठीक है ना, स्वतंत्र रूप से। जैसे यहां पर देखिए, एक तो आप लोग यहां पर उसका आकार लेंगे और उसका रंग, जैसे यहां पर गोल हो गया और पीला हो गया, रेड और स्मॉल कैपिटल वाई और कैपिटल आर। यहां पर झुर्रीदार अगर बात करें, ठीक है ना, आकार की, और रंग आपका हरा, तो ये स्मॉल के हो गए दोनों। क्रॉस जब यहां पर कराते हैं संकरण तो आपको मिलता है F1PD में केवल जो है प्रभावी लक्षण, इसका प्रभावी लक्षण। ठीक है ना, तो यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब यहां पर गोल मिला और आकार, और जो रंग की बात करें तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई जो कि आपका यहां पर हो गया पीला, तो गोल पीला आपको यहां पर ये चीज मिलता है।